हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसमें आपका ये लास्ट टॉपिक है। क्या है? लास्ट टॉपिक है, जिसमें एक वीडियो और बचेगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपका ये जो सेल है, क्या है? सेल, ठीक है। जिस सेल के बारे में, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, मेनली बात करें इलेक्ट्रिक सेल बोले या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले, यानी विद्युत रासायनिक सेल बोले। ये होता क्या है? सेल आप सभी जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो सेल क्या होता है आपका कि केमिकल, कोई भी आपका रासायनिक पदार्थ केमिकल उसमें फुलफिल होता है, ठीक है। उस केमिकल मटेरियल के द्वारा इलेक्ट्रिक जो उसमें एनर्जी होती है उसे केमिकल एनर्जी कहेंगे, यानी रासायनिक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी विद्युत यानी ऊर्जा में, ठीक है। तो अपन को रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड की जाती है, वह यानी इक्विपमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी ये क्या करता है आपका, जो केमिकल एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर मेनली टाइप्स की बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज है आपका प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी हिंदी में बात करें प्राथमिक। देखिए, फर्स्ट इज है आपका प्राथमिक यानी प्राइमरी। ये क्या है कि एक बार इसको चार्ज किया हुआ है आपका, अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो ये यूजलेस है, ठीक है। इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी इसको वंस टाइम्स क्या होगा, ये यूज होगा, एक बार उपयोग में लिया जा सकता है। और जो सेकेंडरी होगा उसको अगेन टू अगेन, बार बार यूज में लिया जा सकता है। एक प्राइमरी क्या होगा? सेल। सेकेंडरी होगा सेकेंडरी, ठीक है। ये एक बार काम में आएगा, उसके बाद ये क्या है? यूजलेस है। इसके बाद जो सेकेंडरी सेल होगा आपका, वो उसको क्या होगा कि एक बार क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया, फिर वापस से उसको क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। वो सेकेंडरी होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा आपका कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में, यानी जो इक्विपमेंट है, जो युक्ति है, जो उपकरण है, वो कन्वर्ट करता है, वो क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रिक सेल बोले या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले, ठीक है। अब उसमें केमिकल होगा तो ये देखिए, इसमें ये जो भी आपका जो ये दिख रहा है, ये क्या है आपका, जो भी लिक्विड है, ये जो भी सॉल्यूशन है, वो H2SO4 का है। किसका है? H2SO4। तो H2SO4 क्या है? केमिकल है। क्या है? केमिकल, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब विद्युत अपघट्य, यानी जो मटेरियल है, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो भरा जाता है, द्रव भरा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा? H2SO4, जो इसके आयंस बनेंगे, क्या बनेंगे? आयंस, यानी 2H+SO4-2। और ये क्या है आपकी, यानी ये इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड एनोड, सेकंड इज क्या होगी? कैथोड। एक एनोड होता है, एक क्या होता है? कैथोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहाँ से जाएगी? पॉजिटिव यानी एनोड से जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। ये आपने जो भी लोड जोड़ा है, ठीक है, वो उसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आई, यहाँ से ये एनोड में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उनके अपोजिट होती है,
यानी इलेक्ट्रॉनों की दिशा के क्या होती है, विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ये कैथोड से किसकी ओर जाएंगे, एनोड की ओर, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसकी ओर फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव की ओर। तो यानी इलेक्ट्रिक जो करंट है वो तो कहाँ जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉनों के आपको शुरू वाले में बताया था मैंने, जो आई की इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये एनोड्स जैसे ही ये देखिए आयंस बनेंगे 2H प्लस SO4 - 2 आयंस जो होंगे वो देखिए यहाँ से नेगेटिव आयंस एनोड की ओर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, और पॉजिटिव आयंस जो बनेंगे वो कैथोड की ओर मोशन करेंगे। और आयंस क्या होते हैं आपके, चार्ज ही हैं। आयन क्या है, चार्ज, यानी आवेश हैं। तो यानी जब आवेश गति करेगा, मोशन करेगा, तो वो किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगा, यानी विद्युत धारा को क्या करेगा, शो करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो आयंस बनेंगे वो एनोड तथा कैथोड की ओर मोशन करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी ये केमिकल था, इसका क्या हुआ, यानी एक तरह से अपघटन हुआ। क्या हुआ, अपघटन। ये आयनों में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आयनों में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या हुआ, आयंस का मोशन हुआ, और आयंस की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक यानी एनर्जी आपको क्या हुई, प्रोवाइड हुई, यानी विद्युत ऊर्जा यानी वैद्युत मिली आपको। तो देखिए इस केमिकल एनर्जी के द्वारा यहाँ पर क्या मिल रही है आपको, इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है। क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यानी केमिकल के द्वारा, यानी केमिकल एनर्जी, केमिकल है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद में अपन को आई मिला, इलेक्ट्रिक करंट मिला। कैसे मिला कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था इसका क्या हुआ, यानी ये क्या हुआ, आयनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आयन क्या हुआ, एनोड और कैथोड की तरफ क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और जब आयनों का मोशन किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। तो यहाँ से केमिकल एनर्जी थी, केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था उसके पास कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। उसके बाद क्या मिला आपको, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला। तो ये सब पूरा का जो ये इक्विपमेंट है ये क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी विच इक्विपमेंट्स देन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, उपकरण क्या कहलाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्लियर है ये, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। इसके बाद समझे, यहाँ से जो SO4 - 2 होगा, या तो वो कॉपर रॉड होगी या जिंक रॉड होगी। तो ध्यान रखना, वापस से ये जो एक बार ये आयनों में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, विभक्त हो गया, तो वो किससे क्या करेगा, जैसे मान Cu+2 होगा तो CuSO4 बनेगा, या Zn होगा तो ZnSO4 में, ना कि वापस बाद में क्या नहीं बनेगा, H2SO4 नहीं बनेगा। वापस से एक बार इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसके बाद वापस से वो सॉल्यूशन नहीं बनता। इसके बाद समझे, हो गया ये तो केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, दीज विच इक्विपमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल। इसके बाद ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो आप जैसे मान लीजिए कोई भी बल्ब जोड़ते हैं तो उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी बाह्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, बाह्य प्रतिरोध। अब समझे, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पास हो रही है, तो इसमें क्या भरा है आपका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो क्या करेगा आपका, कि इसका जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है यहाँ से इधर फ्लो हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या करता है कि जो आपका जो पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी विद्युत धारा के जो प्रवाहित मार्ग है उसमें क्या करता है, डिस्टरबेंस यानी बाधा उत्पन्न करता है। उस बाधा को क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर में, उसमें अगर उसका क्या हो रहा है कि वो पदार्थ जितना एब्जॉर्ब कर रहा है, या उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, या उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस बाधा को क्या कहते हैं अपन, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध।
देखिए धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न बाधा को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब ये इंटरनल है, आंतरिक है, तो आंतरिक में क्या भरा हुआ है, इसमें विद्युत यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। उस बाधा को क्या कहते हैं अपन, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। यानी इसके इंटरनल जो भी आपका बर्नर है उसमें इंटरनल में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो कहाँ हो रही है, एनोड टू कैथोड हो रही है। तो एनोड टू कैथोड जो फ्लो पाथ है उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। किसके फ्लो में, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। उस यानी डिस्टरबेंस क्रिएटिंग क्या होगा, वो क्या होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में क्या पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, डिस्टरबेंस पैदा करता है। ठीक है, उस डिस्टरबेंस को, उस रुकावट को, उस बाधा को, उस अवरोध को क्या कहते हैं अपन, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको स्मॉल आर से करते हैं। एक्सटर्नल बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से करते हैं और इंटरनल को किससे करते हैं, स्मॉल आर से। तो इस जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आर होगा, जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, यानी ये हो गया, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद समझें ये किस किस पर डिपेंड करता है, ये भी समझ लें कि ये डिपेंड करता है आपका कि एक तो ये जो प्लेट है ये है आपका, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड। तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनके बिटवीन डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, हमारा डी डिस्टेंस है। तो यानी आर प्रोपोर्शनल डी, आर प्रोपोर्शनल डी। एक तो ये डिपेंड, यानी जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, देखिए ये यानी जो इलेक्ट्रोड है वो जितनी दूर होंगी तो ये सॉल्यूशन, भाई यहाँ से देखिए आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, कैथोड से कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर। तो ये जितनी दूर होंगी, मान लीजिए एक ये एनोड है ये कैथोड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो बताओ बीच में अवरोध कम आएगा या ज़्यादा आएगा, बीच में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, यहाँ से एक तो ये पास हो तो यहाँ जल्दी पहुँच जाएगा, अवरोध कम हुआ, रुकावट कम हुई। लेकिन अगर ये दूर जाएगा यहाँ से यहाँ, तो बताओ रुकावट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी इंटरनल रुकावट को, उसी रुकावट को क्या कह रहे हैं अपन, इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। क्लियर है, तो यानी जितनी ज़्यादा प्लेटों के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकंड समझे। सेकंड है इनका एरिया। तो जो इंटरनल इक्वेशन नंबर 1, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि इन जो इलेक्ट्रोड हैं, क्या है, इलेक्ट्रोड, इनका एरिया, इनका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट समझे। नेक्स्ट है एरिया हो गया आपका। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। इस जो सॉल्यूशन आपका फुलफिल किया है, अगर इसकी सांद्रता ज़्यादा है, सांद्रता कंसंट्रेशन को किससे दर्शाएंगे, सी से। अगर सी ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब समझे क्या है, सांद्रता का मतलब, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है आपका कि गाढ़ापन। एक तरह से क्या होता है, गाढ़ापन। यानी ये सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से पहुंचेंगे या यहाँ से लेट से पहुंचेंगे। भाई जब गाढ़ापन होगा तो वो रुकावट ज़्यादा करेगा, रुकावट ज़्यादा करेगा। और गाढ़ापन का मतलब क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगी। यानी उसमें रुकावट उतनी ही ज़्यादा होगी, उसमें डिस्टर्बेंस उतना ही इंक्रीज होगा। तो यानी सी, यहाँ से आर प्रोपोर्शनल सी, इक्वेशन नंबर 3।
लास्ट पैरामीटर और देखिए कि इसमें यहां से जितने इलेक्ट्रॉन इस एनोड कैथोड से कहां पहुंचेंगे, एनोड पर पहुंचेंगे, तो उतना ही विद्युत धारा का चालन फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा पहुंचेंगे तो रुकावट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी R प्रोपोर्शनल क्या होता है, I, इक्वेशन नंबर 4। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो इन 4 पैरामीटर पर डिपेंड होता है। कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रोड के बिटवीन डिस्टेंस, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी R प्रोपोर्शनल D। और जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। और ये नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी, कंसंट्रेशन होगी, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उतना ही क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखिए नेक्स्ट समझे आप इसको, यहाँ से इक्वेशन तीनों चारों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, किस पर, R प्रोपोर्शनल, यहाँ क्या है, D C और I तो ऊपर है और A क्या है, नीचे, तो क्या हो जाएगा D C I अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से A, यानी R प्रोपोर्शनल C I D अपॉन A, C I D अपॉन A। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, अभी किया क्या है आपने, इसकी डेफिनेशन देखी, जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रो यानी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसके बाद इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी लिक्विड भरा होता है, वो क्या होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आयंस क्या करेंगे, मोशन करेंगे, और आयनों का मोशन ही किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ होगा, कैथोड टू एनोड की ओर होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो आपका इंटरनल में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो क्या करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, और उसको ही क्या कहते हैं अपन, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। वो 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिस्टेंस D, और एक क्या है, एरिया, एक क्या है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, और नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से R प्रोपोर्शनल CID अपॉन A। ठीक है, ये पैरामीटर है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के नोट्स में ये नहीं है ये टॉपिक, तो इसको ऐड करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद समझे, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF, हिंदी में कहेंगे विद्युत वाहक बल। क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल, ध्यान रखना। और एक है ये टर्मिनल वोल्टता, क्या है, टर्मिनल वोल्टता। तो यानी दोनों ही वोल्टेज हैं, विद्युत वाहक बल भी क्या है, वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज भी क्या है, वोल्टेज। फर्क कितना है कि जब ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट का मतलब है आपका खुला परिपथ, खुला परिपथ। जैसे मान लीजिए डायग्राम बनाए तो ये आपका सेल, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। यहां आपने मान लीजिए ये आपने बल्ब जोड़ दिया, यहां ये कुंजी ये है। ठीक है, अब इसमें यहां कुंजी का डॉट लगा दें तब तो बंद परिपथ हो गया, यानी पूरा सर्किट देखिए कंप्लीट हो गया, तो उसे तो कहते हैं क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ। अब बताओ ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, पूरा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखो अधूरा ही रह गया, यानी खुला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बंद नहीं है, तो इसे बोलेंगे ओपन सर्किट। तो जब इसके सेल के जो यहाँ पर वोल्टेज होगा, यहाँ जो क्या होगा, वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को ही क्या बोला जाएगा, EMF बोला जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, यानी जब बंद सर्किट नहीं है तब ये जो सेल है इसमें वोल्टेज है, इसके जो ये किनारे हैं, इनके से जो सिरे हैं, इस पर जो वोल्टेज है उसको क्या बोला जाएगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाएगा। क्लियर है, जब बंद परिपथ नहीं है। और बंद होगा तो क्या कर देंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे, तो ये कौन सा सर्किट बन गया, बंद सर्किट बन गया, क्लोज सर्किट। जब ओपन सर्किट होता है, यानी जब सर्किट में करंट, बताओ क्या अब ये सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, नहीं हो रही, खुला है यानी क्लोज नहीं है, तो देखिए पूरे सर्किट में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। खुले में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। देखो यहाँ से जाएगी, यही ब्रेक हो गया।
क्या आगे गई? नहीं गई। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट 100 यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या होगी? फ्लो नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब सीधी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती अर्थात खुला परिपथ होता है, उस समय जो आपका सेल है उसके जो सिरे हैं उस पर वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा यानी विद्युत वाहक बल होगा। क्लियर है? जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसे इस ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ई से। और इसका मात्रक आपने पढ़ा है, विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इजिकल टू क्या होता है? W अपॉन Q। क्या होता है? W अपॉन Q। तो अब E बराबर भी क्या हो जाएगा? यहाँ से V की जगह अब क्या आएगा? E। बस इतना सा फर्क है कि जब इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अर्थात खुला परिपथ होता है, ओपन सर्किट होता है, तो जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज ही क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा। तो V की जगह अब क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। बताओ यूनिट क्या होगी? मात्रक क्या होगा? जूल बटे कूलाम होगा। क्या होगा? जूल बटे कूलाम होगा। नेक्स्ट, टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब है जब क्लोज सर्किट होता है। क्या होता है? क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ। क्या होगा? बंद परिपथ। अब बंद परिपथ कैसे होगा? ये आपका सेल, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा? आपका नेगेटिव। यहाँ से ये आपने बल्ब जोड़ दिया, ये कुंजी, और यहाँ से ये हो गया। अब क्लोज सर्किट होगा आपका, तो बताइए यहाँ क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे, यानी ये क्या हो गया? पूरा परिपथ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। तो इसे बोला जाएगा क्लोज सर्किट, बंद परिपथ। तो इसमें विद्युत धारा आई यहाँ से प्रवाहित होगी, यहाँ से कहीं कुंजी लगी हुई है, तो यहाँ से कहाँ जाएगी? आई यहाँ जाएगी। तो बताओ इसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई? फ्लो हो गई। अर्थात जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे कौन सा सर्किट बोला जाता है? क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंद परिपथ बोला जाएगा। तो उस समय जो यहाँ वोल्टेज होगा, क्या होगा? वोल्टेज होगा। उस वोल्टेज को क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। बस फर्क इतना सा है, इसको V से डिनोट करेंगे। जब ओपन सर्किट है यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही? नहीं हो रही, फ्लो नहीं हो रही, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो उसे तो कहेंगे E कहेंगे, विद्युत वाहक बल। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए तब जो वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। इसको V से करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। है वोल्टेज ही यानी है पोटेंशियली, तो V इजिकल टू W अपॉन Q। वो यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम। बस फर्क कितना होगा? इसमें ओपन सर्किट की बात होगी, इसमें क्लोज सर्किट की बात होगी। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। बस ये फर्क है। नहीं, ये भी वोल्टेज है, ये भी क्या है? आपका वोल्टेज। आ गया समझ में? तो देखिए तीन पैरामीटर, फिर तीनों में रिलेशन देखेंगे। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। वो किसके द्वारा? जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो क्या करता है? डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, बाधा अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF क्या होगा? विद्युत वाहक बल क्या होगा? जब खुला परिपथ हो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, यानी ओपन सर्किट हो, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही हो, उस समय जो सेल है उसमें जो वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे? अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, यानी विद्युत वाहक बल। इसे इस E से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलाम होगा। और जब टर्मिनल वोल्टेज की बात होगी तो क्लोज सर्किट होगा। कौन सा सर्किट होगा? क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ। जब बंद हो गया तो विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। और जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है उस टाइम जब ये यानी इसके जो टर्मिनल हैं सेल के, उन पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज होगा। इसे V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट समझिए, तीनों में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करें। देखिए समझिए, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहाँ से यह आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई? I हो गई। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R।
ये तो क्या हो गया बाह्य प्रतिरोध R, ये क्या हो गया आंतरिक प्रतिरोध। जब ये आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता तो V बराबर ओम के नियम से क्या होता IR, क्या होता IR। लेकिन समझे इसमें कि अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है IR। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा आपका V अपॉन क्या हो जाएगा R, हो गया नहीं होगा। अब V की जगह तो क्या आएगा, ये क्या है वोल्टेज है, और वोल्टेज के लिए अभी आपने क्या पढ़ा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें तो देखिए एक तो आपने पढ़ा विद्युत वाहक बल E, पढ़ा या नहीं पढ़ा, और यानी कुल रेजिस्टेंस बताओ। यहां से V इक्विवेलेंट की बात करें, तुल्य की बात करें, V इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। समझो V इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि टोटल वोल्टेज कब आता है कि जब जैसे मान लीजिए आपका सेल है और यहां से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका वोल्टेज भी कहीं नहीं जाएगा, केवल टोटल वोल्टेज यही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये टोटल वोल्टेज है, इसको क्या बोलते हैं, जब ओपन सर्किट होता है उस टाइम जो टोटल वोल्टेज होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, विद्युत वाहक बल बोलते हैं ओपन सर्किट में। तो बताओ V इक्विवेलेंट की जगह तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा E, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया, एक तो R ये है यानी बाह्य प्रतिरोध, और एक क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध। तो टोटल कितना हो जाएगा R प्लस कितना हो जाएगा R। V इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, जब यानी V तुल्य टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है उस समय जो वोल्टेज होता है उसे क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस R, ये बाह्य प्रतिरोध है और ये क्या है आंतरिक प्रतिरोध। तो R प्लस R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E इजिकल टू क्या होगा I R प्लस R। तो यहाँ E इजिकल टू क्या हो जाएगा I R प्लस I R हो जाएगा। और ये क्या हो गया, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर क्या होता है IR। तो V बराबर क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा V प्लस IR हो गया। ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्ट था IR, तो इसकी IR की जगह क्या लिख दिया V। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा E माइनस IR इजिकल टू क्या हो जाएगा V। तो ये रिलेशन आ गया V इजिकल टू E माइनस IR। V क्या है आपका टर्मिनल वोल्ट था, E क्या है विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीनों में रिलेशन हो गया। ये तो तब है जब यानी यहाँ से केमिकल के द्वारा केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर मान ली ऐसे हो कि ये तो डिस्चार्जिंग की पोजीशन है कि जो सेल है वो क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, अगर मान ली उसको चार्ज करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चार्ज होता है जब ऐसे ही होता है कि जो केमिकल भरा होता है वो उसको क्या करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी उसको कन्वर्ट करके अपनी एनर्जी में बदलता है। ठीक है, तो ये अगर मान ली चार्ज होगा तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से किसका मान निकाल सकते हो आप, R का भी मान निकाल सकते हो। अगर R का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएं IR इजिकल टू E माइनस V, और R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से E माइनस V अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से I, और आगे करना है तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से V अपॉन क्या हो जाएगा R। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी R इजिकल टू E माइनस V, और यहाँ V और R कहाँ चल जाएगा ऊपर। ये फॉर्मूला भी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या हुआ आपका विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये डायग्राम हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, R प्रोपोर्शनल CID अपॉन A। नेक्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था जब ओपन सर्किट होता है, खुला परिपथ होता है, जब यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उस टाइम जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा यानी विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, और जब यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है फ्लो होती है, बंद परिपथ होता है, तो वो क्या होगा टर्मिनल वोल्ट होगा। तो यानी ओम्स लॉ से V इक्विवेलेंट इक्वल टू R
आई आर इक्विवेलेंट, वी इक्विवेलेंट का मतलब है जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, यहाँ से तीनों में रिलेशन निकाल दी, ये रिलेशन आया, ठीक है। आर का मान निकालना है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बचा है, एक दो वीडियो और बची है इस चैप्टर की। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का कॉम्बिनेशन, सेलों का संयोजन। एक आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, और एक आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। उसको करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।